वी हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल के लिए मैं फोर्स काउंट करूंगा। बट हियर इज अनदर थिंग, पार्टिकल्स आपस में भी फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे, और ताली क्योंकि एक हाथ से नहीं बज सकती है, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी। सर एक हाथ से बज रही है। एक पार्टिकल से मल्टीपल पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हुए कुछ तो मुझे जनरलाइजेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरे पास पहले एक पार्टिकल था, अब मेरे पास n पार्टिकल्स हुआ करेंगे। ये अजम्पशन तो काफ़ी नेचुरल आती है क्योंकि हम मल्टीपल पार्टिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्या कंसिडर करना है, पहले हमारे पास किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं थी। यह जाहिर सी बात है, ये इकलौता पार्टिकल था, किसके साथ इंटरेक्ट करता? खुद से तो नहीं कर सकता। यानी कि आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ, आप उसे F = ma कहें, F = p डॉट कहें, लेकिन उसकी डायनेमिक स्पॉन्सरशिप कर रहे थे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन अब हमारे पास पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि इंटरेक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे अपना ith पार्टिकल कहूँ तो तमाम जो बाकी j पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, अगर ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो FJI इन समेशन हुआ करेगी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस पार्टिकल के ऊपर बाकी सब पार्टिकल्स क्या एक्ट कर रहे हैं उसकी समेशन, फिर फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल के ऊपर बाकी सब क्या एक्ट कर रहे हैं उसकी समेशन, उसके बाद ये पार्टिकल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि समेशन के अंदर एक तो वो तमाम फोर्सेस जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं जिसको मैं FJI कह रहा हूँ, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस जो हर एक पार्टिकल पे लग रही हैं। यानी कि बेसिकली काउंटिंग चलेगी कि हमारे पास हर एक बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स क्या अप्लाई हो रही है, और हम कंसर्न नहीं है कि बाहर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई ऐसी एंटिटी पड़ी हुई है जो ये फोर्स अप्लाई कर रही है तो ये पार्टिकल उस पर भी वो अप्लाई करेगा। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अगर मैं एनालिसिस स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे पहले इस साइड के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ की ऑफिशियल P डॉट वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और क्योंकि हम बुक की एग्जैक्ट नोटेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो हम लोग इन तमाम चीज़ों के ऊपर वेक्टर साइन भी लगाएंगे। जब मैं इंडेक्स अब साथ में लिख रहा हूं तो मतलब मैं पार्टिकल स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैं समेशन की तरफ जाना चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने कहीं पे समेशन या फिर इंडेक्स नहीं लिखा तो मैं ग्रैंड इफेक्ट तमाम पार्टिकल्स के ऊपर या तमाम पार्टिकल्स की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उसे काउंट करना चाह रहा हूं। तो ये मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि समेशन हर एक पार्टिकल का और I। यार सबसे आसान जो एनालिसिस होगा वो तब होगा कि अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये हमें आगे ग्रेजुअली हर स्टेप में काम आने वाला है। अगर ऐसा हो तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ इस फॉर्म में आ जाएगा बस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। अगर मैं इन पार्टिकल्स को लेबल कर दूं बजाय IJ लिखने के, तो ये 1 2 3 अगर मैं लिख रहा हूं तो नोटिस करें कि 1 के ऊपर 2 क्या फोर्स डाल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू जो 1 2 के ऊपर डाल रहा है। यानी मेरे पास हर FJI के लिए एक -FIJ होने वाला है। तो जब मैं ग्रैंड सम लिख रहा हूँ तो एक ना एक टर्म मेरे पास ऐसी होगी जो दूसरी टर्म को पूरी तरह कैंसिल कर रही होगी, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 और राइट हैंड साइड वैसा क्या वैसा। ये डॉट हमें बता रहा है कि मैं इसे dP/dt = 0 करके लिख सकता हूं, जिसका मतलब कि आपके पास P कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम था जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रही थी। मैं इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं था कि पार्टिकल्स आपस में किस तरह मूव कर रहे हैं, इतनी बारीकी के अंदर ना मैं जाने में इंटरेस्टेड था, और मैथमेटिक्स भी कह रही है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है यार। बट व्हाट इफ मेरे पास FI 0 ना हो, इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे पास हों, तो एनालिसिस कैसा होगा।
देखो यार, जो इसके लिए हमने लिखा है एनालिसिस वो तो बिल्कुल वैलिड है। हमारे पास एफ जे आईज के लिए एफ आई जे मौजूद हैं जो कि बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में डिफरेंट है और एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। तो क्योंकि मैं इसका एनालिसिस करके इसको जीरो एस्टैब्लिश कर चुका हूं, तो मैं जब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का एनालिसिस करूंगा तो न्यूटन सेकंड लॉ की एक रादर जानी मानी सूरत मुझे नजर आएगी। यार, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ही ये कि हमारे पार्टिकल्स के ऊपर एक्सेलरेशन हो रही है। अब एक बात नोट करो, हमने न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ में ये बात एस्टैब्लिश की थी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं लेना, और ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास अभी भी स्टैंड करेगा। मेरे पार्टिकल्स के ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है, फ्रेम के ऊपर नहीं लग रही। यानी कि जिस बस की हमने बात की थी जो कि एक्सेलरेट कर रही थी, वो भी एक्सेलरेट नहीं कर रही। बस फोर्सेस के एनालिसिस उस पेंडुलम के ऊपर ऐसे हैं कि मुझे उसमें एक्सेलरेशन मिलेगी। यार, इसको अगर मैं डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो हद से हद मैं सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही कर सकता हूं कि समेशन की फॉर्म में मैं मोमेंटम के डेरिवेटिव को लिख दूं। सही है, आई से लेकर एन तक के लिए। और अगर मैं एक कलेक्टिव इफेक्ट देखना चाह रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो मेरे पास सम होकर फोर्सेस होंगी एक्सटर्नल, इसको मैं पुट कर दूं टोटल मोमेंटा के डेरिवेटिव्स को। ये मेरे पास डायनेमिक्स के केस के अंदर यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर मैं एक दफ़ा वापस काइनेमैटिक्स की तरफ जाऊं तो मैं अपने पोजीशन वेक्टर को एम्प्लॉय करके ये फॉर्म लिख सकता हूं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ माय पोजीशन वेक्टर। इस फॉर्म में मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं, लेकिन ये आई से लेकर एन तक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर 1000 पार्टिकल्स हैं तो 1000 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सबके अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशंस हों, ये तो काफ़ी कंप्यूटेशनली हेफ्टी चीज़ हो जाएगी। लेकिन ज़रा मैं काम को आसान करने के लिए फ्रेशमैन मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट अगर इस्तेमाल कर लूँ तो कैसा रहेगा। देखें यार, इसी के अंदर अगर मैं एक कैपिटल एम जो कि सम ऑफ ऑल मैसेज हो को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब मैं आर डबल डॉट की इस इक्वेशन को वैसा का वैसा लिख सकता हूँ अभी भी। देखो यार, अगर ये m मेरे पास चेंज नहीं हो रहा किसी भी पार्टिकल का तो मैं डेरिवेटिव को बाहर खींच सकता हूँ। अब बाहर मैंने एक m मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक m डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि ये टाइम के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा तो इट इज टोटली ओके फॉर मी टू टेक दिस m हेयर इनसाइड ओवर हेयर। अब कैपिटल M को लिखने का एक और भी तरीका है कि मैं सम ऑफ ऑल m कर दूं अगर, तो ये क्वांटिटी आपकी देखी वाली है। इसे आप कहते थे कि ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको हम यहाँ पर एक कैपिटल R वेक्टर की फॉर्म में लिखा करेंगे। आपने नोट किया कि कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ, यानी मेरे पास अब n डिफरेंट रेडियल वेक्टर्स नहीं होने वाले। जबकि इसे अगर मैं अपना कैपिटल R कह ही दूं तो मैं ये चीज़ इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स कैपिटल R डबल डॉट लिख सकता हूँ, एक सिंगल क्वांटिटी। इस वक्त आपके जहन में दो जायज़ बातें हो सकती हैं। एक तो ये ओपिनियन के जाहिर सी बात है इतने ट्रबल से गुजर के ये बंदा सेंटर ऑफ मास फ्रेम या उसके पोजीशन वेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई तो वजह होगी। लेकिन दूसरा थॉट, एक सवाल हो सकता है कि ऐसी भी क्या ज़रूरत हो गई कि इतने सादा सिस्टम्स के लिए भी हमें सेंटर ऑफ मास जैसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। सीधी सीधी बात है, फिजिसिस्ट को सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स सर्टन कंडीशंस में बहुत पसंद है। जैसे कि पार्टिकल फिजिक्स में कंजर्वेशन बड़े आराम से दिखाई जा सकती है कोलिजन्स वगैरह की। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनको मैं अभी एड्रेस नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए सवाल की तरह छोड़ सकता हूँ। आप इमेजिन करें कि न्यूटन पेयर्स तो एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर किसी एक पार्टिकल को भी एक्सेलरेट कराएगी तो आपका जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, इसका मतलब कि आपका सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन बन जाए, तो आपका वो पॉइंट एक्सेलरेट करेगा। आपने मेरे साथ पहले लेक्चर के अंदर हल्फ उठाया था कि हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे। अगर एक इनर्शियल फ्रेम दूसरे इनर्शियल फ्रेम को देख के ये कहे कि इसका ओरिजिन एक्सेलरेट कर रहा है, तो वन ऑफ दोस टू नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर न्यूटन्स लॉज ही नहीं लगने तो ये हम क्यों कर रहे हैं फिर? एक्चुअली ये इतनी कन्वीनियंट चीज़ है कि आगे चल के हमने एक पूरा फॉर्मुलिज्म इसके अराउंड बिल्ड कर दिया कि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वो तो बातें आगे की हैं। फिलहाल बैक टू द लेक्चर। तो यार, सिचुएशन अब कुछ ऐसी बन गई है कि मेरे पास मेरे ओरिजिन से लेकर ये यहाँ तक एक कोई मास है जो कि असल में मास नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है जो कि हर एक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास m1 r1 है, यहाँ पे देखूँ ये m2 r2 है, यहाँ पे देखूँ ये m3 r3 है,
लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये समेशन ऑफ मैसेस और एक सेंट्रल पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मुझे आंसर दे रहा है। तो यार अगर मैंने अपने हालात को इतना आसान कर ही दिया है तो अब मैं इस एतबार से देखना स्टार्ट करूं कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे किस तरह अपने पोजीशन को, वेलोसिटी को, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम को जुदा जुदा कैसे देखना चाहिए। आओ यार स्टार्ट करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास, स्पेशली ये वाली, ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स के लिए है। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि बात करते करते इस बात को स्किप करना बहुत आसान है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर एक बंदा जो उसमें बैठा हुआ है ना वो बता सकता है कि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हूँ, नज़र आता है उसे आसपास अपने। दूसरी चीज़, टॉपिक स्पेसिफिक एक बात करते हैं। अगर मैं इस ओरिजिन से ये ख़त खींच रहा हूँ यहाँ तक तो मेरे पास ये सेंटर ऑफ मास का वेक्टर है। अब मैं इस ओरिजिन को उठा के जितना भी स्पेस के अंदर घुमाऊं यही रहने वाला है मेरे पास सेंटर ऑफ मास। हत्ता कि मैं इसे उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर लाके अपना ओरिजिन यहाँ पे भी चाहे क्यों ना फिक्स कर दूं तब भी मेरे पास सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। ये काम आने वाली बात है, ये इमेजिनेशन आपने भूलनी नहीं है। ज़रा वो तमाम चीज़ें जो हमें इंपॉर्टेंट लगती थी उनके बारे में सोचते हैं। चलो यार पहले अपने मोमेंटम, जिससे हमें वेलोसिटी के बारे में भी फिर सब कुछ पता चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर समीशन के फॉर्मेट में डालना चाहूँ तो ये i से लेकर n तक के लिए इस तरह लिखा जाएगा। अगर मैं टाइम डेरिवेटिव इसका बाहर खींच लूँ तो d/dt को बाहर रख के समीशन को अंदर इसलिए लेके जाया जा सकता है क्योंकि समीशन और डेरिवेटिव 2 इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं। सही है। देखो भाई क्या कर रहा हूँ मैं, MIRI। अगर आप इस पूरी चीज को मैं मल्टीप्लाइड बाय 1/m कर दूं, यानी यहाँ छोटा सा 1/m लिखूं तो बाहर एक कैपिटल M आ जाएगा, तमाम पार्टिकल के मैसेज का सम। और ये अंदर वाली देखो चीज क्या बन गई, ये तो मेरे पास dr/dt का वेक्टर बन गया। और ये m के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास m r और उसके ऊपर u डॉट। ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी चीज निकल आई जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे समेशन के साथ। लेकिन अब लीनियर मोमेंटम क्योंकि हो चुका तो एंगुलर मोमेंटम पे ज़रा गौर किया जाए। हाँ भाई सही फॉर्म लिखी है मैंने। इंडिविजुअल पार्टिकल के एतबार से सोचो कि हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन था ना एंगुलर मोमेंटम, तो हर एक पॉइंट के लिए ही किया है, बस सम कर दिया आखिर में मैंने। क्वेश्चन ये कि क्या ये करना इतना आसान है? मे बी नॉट। तो पहले काम करते हैं, पहले हम टॉर्क के लिए काम करते हैं। यार जब भी मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस का रेफरेंस दे रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर 2 ही तरह की चीज़ें पॉप करनी चाहिए, या तो सम वर्जन ऑफ F इक्वल्स टू ma, या तो सम वर्जन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टॉर्क। यही 2 चीज़ें हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब मैं आपको बोलूँ तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैंने कहा कन्फ्यूजन ना रहे, तो ये हमारे लिए लिखना कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। ये तो I/F है। ये जो मैंने F लिखा है ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं लिखा, इसको अभी ब्रेक डाउन करना है मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। बस इसको तोड़ के मैंने पार्टिकल्स जो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको, और जो एक्सटर्नली उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसको अलग कर दिया। यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस पार्ट को सिर्फ मैं उठाता हूँ, यानी कि ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रही है। सिर्फ अगर मैं इसे उठाऊँ और वही जो अपनी पुरानी वाली बात थी कि Fji इज गोइंग टू बी इक्वल टू Fij, बस विद अ नेगेटिव साइन, इसको ज़रा अगर मैं सोचूं और ज़रा सा खोलूँ इसे, मैं खोल के लिखने से मेरी मुराद ये थी कि अगर मैं लिखूँ Ri क्रॉस Fji तो उसके साथ मैं ऐड करके लिख सकता हूँ और इनके ऊपर सारों के ऊपर वेक्टर साइन। अब यार नोट करो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में फ्लिप कर देने पर नेगेटिव होती हैं। तो मेरे पास ओरिजिन से लेकर एक पार्टिकल के लिए Ri, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर जितनी फोर्सेज लग रही हैं वो उसके क्रॉस में, तो ये उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। और एक माइनस साइन क्योंकि मैं इसे Fij की जगह Fji बनाना चाहता हूँ, तो एक दूसरा jth पार्टिकल ओरिजिन से लेकर Rj मांगता है मेरे पास और इसे क्रॉस कर देंगे हम Fji से। अब मैं Fji ले सकता हूँ कॉमन, कुछ ऐसा मामला बन जाएगा मेरे पास। अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो एक ब्रैकेट बन गया है, ये मुझे बताता है कि अगर मैं किसी jth पार्टिकल से स्टार्ट करूँ और किसी ith पार्टिकल तक एक वेक्टर बनाऊँ तो वो वेक्टर क्या है वो यहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ Rij क्रॉस Fji, और इनके ऊपर एक समेशन भी लगी हुई है, लेकिन मेरे साथ जरा एक सेकंड इधर आओ। तो पहली बात तो ये कि अगर आप नोटेशन के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन के लिए उसने स्टैंडर्ड क्या रखा है,
जो चीज़ जिस तरह लिखी हुई है माइनस हो रही है उसी तरह लिखो। आर आई माइनस आर जे है, आर आई जे बोल देते हैं। जबकि फोर्स के अंदर उसके मुताबिक उसने बहुत अच्छी लॉजिक दी है बुक वाले ने। दो इंडिसेस है ना, आई और जे, तो वो बोल क्या रहा है कि ऑल द फोर्सेस दैट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल जे पार्टिकल्स ऑन दिस सिंगल आई, यानी मैं आई को 1 पुट करूंगा और देखूंगा बाकी सब जे उस पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, फिर आई को 2 पुट करूंगा, फिर देखूंगा सब जे उस पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, ताकि तमाम फोर्सेस जो है वो अकाउंट हो जाए। दूसरी बात, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम अभी काम करने वाले हैं कुछ ऐसे फोर्सेस के साथ जो कि न्यूटन का तीसरा लॉ फॉलो किया करते हैं, जिनको मैं सेंट्रल फोर्सेस कहा करता हूं। यह सेंट्रल फोर्सेस के अंदर एक बहुत स्पेशल बात होती है कि वो एक पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डायरेक्शन और जो लेंथ है उस पर डिपेंड किया करती हैं। यानी कि एफ जे आई इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एंड इट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ आर आई जे। तो यार एक बात नोट करो, जब भी दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर हो, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि उनका रिजल्ट बेसिकली हो जाता है 0। तो मेरे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर टॉर्क भी नहीं लगा सकते, और ये सोचने की बात है। सेंट्रल फोर्सेस के बारे में अगर बात आई गई है तो ये ज़रा नोट कर लो कि ऑपोजिट फोर्सेस लगाने के और भी तरीके होते हैं। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास सेंट्रल फोर्सेस का लॉ फॉलो हो रहा है। नहीं, यहाँ पर एक कोई ना कोई टॉर्क होगा, लेकिन ये मेरे पास सेंट्रल फोर्सेस में अलाउड नहीं होता। तो इस पार्ट को तो मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि ये है इक्वल टू 0। ये समझ आ गई बात, तो मैं इसे रब करने लगा हूँ। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल इंटरवेंशन को छोड़कर टॉर्क्स नहीं हुआ करते। इसका मतलब कि उस डायरेक्शन के अंदर एंगुलर मोमेंटम होने वाला है कंजर्व्ड। अब मेरे पास r क्रॉस p डॉट बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगी है। अगर p डॉट ना होता तो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स ना होती, अगर ये 0 होता है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी होती। अच्छा, अब से पहले तमाम लेक्चर्स के अंदर जब मैं बोल रहा था एक्सटर्नल फोर्सेस, मेरी मुराद असल में थी नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। जिस तरह हम लोग वेक्टर एडिशन नहीं करते उस तरह इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ तो मैं एफ आई, एक सिंगल वाली जो एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स पड़ रही है, उसी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने हर एक फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो पहले समीशन नहीं कर सकते ना ये वाला। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जो है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि x का, y का और z का एंगुलर मोमेंटम तीनों कंजर्व्ड है। वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हमें ये करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और मैं इस डायग्राम को ना मैनिपुलेट करने लगा हूँ। आओ ज़रा मेरे साथ। वैसे तो मुझे जुदा डायग्राम बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। भाई इस वेक्टर को आप सब जानते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। अब अगर मैं कोई ith पार्टिकल ले लेता हूँ और मैं तुमसे पूछूं कि यार मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास वेक्टर क्या है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं अपना ओरिजिन ट्रांसलेट करके डायरेक्टली इस पॉइंट पे ले आऊं, यानी कि यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट्स बन जाए मिसाल के तौर पे, और अब ith पार्टिकल तक जाने के लिए नया वेक्टर मैं पूछूं, तो वेक्टर क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो यार वो तो कुछ ये वाली चीज़ बनेगी, राइट। इसको मैं कह देता हूँ r डैश कहकर आई, सही है। और ऐसा तमाम पार्टिकल्स के लिए बनाया जा सकता है, जैसे कि ये वेक्टर अब मैं आर जे डैश कह सकता हूँ। आपको अभी नजर आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की तरह नहीं है, जहाँ से मैं छोटे पी को बड़े पी के ऊपर लेके जा रहा था, इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा वेट करें बस मेरे साथ। इस डायग्राम की वजह से मैं ज़रा यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर प्लस ये डैश वाला वेक्टर, मेरे पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर प्लस वी डैश वेक्टर, और ये मेरे पास मोमेंटम के लिए भी सेम ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने लिख दी हैं। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अपना देखूँ विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर द ith पार्टिकल, तो मेरे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी दिखेगी। ये मेरे पास मेरा ओरिजिनल वेक्टर क्रॉस्ड विथ इट्स मोमेंटम, और इसके ऊपर अगर एक समीशन लगा दी जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब ऑल आई नीड टू डू इज रिप्लेस दिस एंड दिस विद द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आई हैव डिफाइंड। ये भाई आपकी आर आई के लिए आ गई और ये आपके वी के लिए मैं लिखने लगा हूँ। यार देखो, ऑल आई एम डूइंग इज द ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। पहले इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास 4 टर्म्स आ जाने चाहिए। मैं जल्दी जल्दी से ये 4 टर्म्स लिख देता हूँ आपके लिए। ये टर्म नंबर 1,
ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3 और ये आपके पास आ गई टर्म नंबर 4। अब यार हम तो सिंप्लिसिटी की तरफ मूव कर रहे थे, हमारे पास तो 4 टर्म्स नहीं थी पहले, ये 4 टर्म्स कहाँ से आ गई? वेल घबराइए मत, इसमें से कुछ टर्म्स आपके पास अनएक्सपेक्टेडली कैंसिल आउट होने वाली हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव में इस टर्म को ज़रा देखिए, ये mi मेरे पास एक स्केलर बच्चा है जो कि मेरे पास किसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, यानी कि इसको अगर मैं लेफ्ट की तरफ खींच लूँ तो किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास mi ri डैश हो गया क्रॉस विथ v। ज़रा सोचिए कि जब मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक समेशन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आर आई डैश वेक्टर है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मैं अपने सेंटर ऑफ मास पर अपना ओरिजिन सेट कर लूँ, अगर ऐसा हो तो मैं तमाम आर आई डैश वेक्टर से जब पूछूंगा कि आपका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो वो कहेंगे हमारा सेंटर ऑफ मास 0, हमारा ओरिजिन है। बाय यूजिंग दिस एज आर एडवांटेज हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये 0 है और 0 क्रॉस एनीथिंग इज ऑल्सो 0, तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 0। उसी तरह ज़रा इसे भी देखें, अगर मैं इस v डैश को कहूँ कि ये मेरे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ r डैश है, एंड इवेंचुअली क्योंकि यहाँ पे भी बाहर समेशन लगने वाला है जिसका कोई भी असर हमारे कैपिटल R वेक्टर के ऊपर यानी सेंटर ऑफ मास वेक्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो मैं mi को इस डेरिवेटिव के अंदर लेके जा सकता हूँ, बिकॉज mi ri डैश अंडर अ समेशन जस्ट लाइक हियर इज गोइंग टू बी 0, तो इसका डेरिवेटिव भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्वांटिटी भी मुझे देगी 0। तो मेरे पास जो सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि कैपिटल L, अब मैं दोबारा वेक्टर साइंस इस्तेमाल करूंगा, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास सेंटर ऑफ मास से लेकर तमाम पार्टिकल्स तक इस तरह के वेक्टर्स हैं जिनको मैं उनके mi vi डैश वेक्टर्स यानी मोमेंटम्स के साथ क्रॉस कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो अगर मैं अपने सेंटर ऑफ मास पे आके बैठ जाऊं और यहां से अपने एंगुलर मोमेंटम्स कंसिडर करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम इज एन ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो ये सेंटर ऑफ मास पे आके बैठने की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो होने वाला है। दूसरी टर्म पे अगर आप गौर करें तो अगर मैं इस mi को समेशन के अंदर पुट करूंगा, जो कि यहाँ पे भी समेशन होना चाहिए, तो मेरे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो r क्रॉस mv होगा। अगर मैं अपने पुराने ओरिजिन पे बैठ के सिर्फ अपने सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो ये वो होगा। तो ये कितनी आसान बात हो गई समझने के लिए। हालांकि मैं क्राइटेरिया समझा के ऑलरेडी थक चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा दोबारा सुनो। मैंने ये आर्बिट्ररी ओरिजिन सेट किया हुआ है, यहाँ से मेरी नज़र पड़ती है एक सेंटर ऑफ मास वेक्टर पे, और मैं चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम नोट करूँ। मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ी, नोट कर लिया। अब ये आर्बिट्ररी ओरिजिन छोड़ के मैं उस सेंटर ऑफ मास की जगह पर अपना ओरिजिन लाके वहीं बैठ जाता हूँ। अब यहाँ बैठ के मैं बाकी सारे पार्टिकल शरीफों को देख रहा हूँ कि उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, और फिर से कॉपी पेंसिल लेकर उस एंगुलर मोमेंटम को भी ऐड कर लेता हूँ। बस ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है। दैट गुड फॉर यू। इसको ज़रा एक आखिरी मर्तबा भी लिख लेते हैं। आप ज़रा नोट कर रहे हैं कि मैंने MIVI डैश की जगह अब PI डैश इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मोमेंटम ही तो है। तो नोट करें कि चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हुई, 4 टर्म्स मेरे पास 2 टर्म्स आ गई। बिल्कुल ही एंगुलर मोमेंटम की तरह क्यों ना हम लोग वर्क को भी 2 पस मंज़रों के अंदर देख लें, एक के मल्टीपल पार्टिकल्स हों, दूसरा के सेंटर ऑफ मास को हम लोग एक खुसूसी प्रिविलेज दें। देखो वर्क जो है वो तो मुझे पता है कि तमाम टोटल फोर्सेस को जब मैं ds जो कि मुझे यहाँ वेक्टर साइन लगा देना चाहिए उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा के इंटीग्रल करा दूंगा तो वर्क आ जाया करेगा। बस इस दफ़ा यहाँ पर एक समेशन लगेगा जो कि यहाँ पे भी लगेगा। अच्छा, समेशन का मैटर नहीं करता मैं इंटीग्रल के अंदर लिखूँ या बाहर लिखूँ, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर। आपको याद होगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स जब एक पार्टिकल के ऊपर लग रही थी तो मेरे पास 2 फॉर्म्स ऑफ वर्क आ रही थी और दोनों कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस दफ़ा भी मेरे पास समेशन के अंदर कुछ इस तरह की तो एक चीज़ होगी और दूसरी चीज़ को ज़रा बाद में देख लेते हैं। यानी कि W12 मेरे पास काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस होगा। तो मेनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का आधा सही मतलब होगा कि मेरे पास हर इंडिपेंडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड करता रहूँ। ये तो मल्टीपल पार्टिकल्स की बात हो गई। सेंटर ऑफ मास की इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगी? मेनली जो एक बात सोचने की है वो यही है कि आपके पास vi² बेसिकली vi डॉट vi करके आता है जो कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है।
ज़रा रुक के यहाँ पर एक सेकंड सोचते हैं। ये तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना, लेकिन अगर मैं एक टाइम डेरिवेटिव पुल आउट कर लेता हूँ, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मिलाकर, तो जो अंदर टर्म है ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि मैं सेंटर ऑफ मास को यहाँ रखता हूँ और फिर तमाम वेक्टर्स से पूछता हूँ भाई तुम लोगों का सेंटर ऑफ मास क्या है, वो यही कहेंगे कि हमारे पास ओरिजिन यानी ज़ीरो है, तो ये टर्म मुझे दोबारा ज़ीरो दे देगी। सेम तरीके से यहाँ से मुझे पोटेंशियल की एक टर्म मिलेगी, यानी कि मैं एफ आई के लिए अगर एक ऐसी स्केलर फील्ड डिफाइन कर सकूं जिसका ग्रेडियंट जब लिया जाए तो मेरे पास एफ आई आया करे, और जाहिर है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए है तो मुझे एक इंडेक्स भी देना पड़ेगा, चाहे तो ग्रेडियंट को एक वेक्टर भी बुला ले। अब सिर्फ ये सोचे कि यहाँ पर एक समेशन और एक इंटीग्रल लग रहा है इसके साथ, इसके तहत दिस इज ऑल आई एम गोइंग टू गेट। लेकिन ये थोड़ी पेचीदा सी चीज़ है। इसके अंदर आप नोट करें कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास एज सच कुछ ज़्यादा प्ले नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच के वेक्टर्स, उनके बीच की लेंथ्स, डायरेक्शंस मेरे पास डिटरमिन करेंगे कि मेरे पास एफ जे आई क्या होने वाला है। एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि बिल्कुल जिस तरह मैंने एफ आई यानी एक्सटर्नल फोर्स के लिए एक पोटेंशियल मैंने डिफाइन किया था, यहाँ वो चीज़ इसलिए थोड़ा मुश्किल होने वाली है क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं जो ग्रेडियंट लेने वाला हूँ वो किस पार्टिकल के रिस्पेक्ट से लेने वाला हूँ। चलें, जब सम की हम बात करते हैं तो आप पोटेंशियल के लिए फिर भी कहते हैं कि मेरे पास आई जे करके एक पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास आर आई जे के ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो इसकी सबस्क्रिप्ट लिखना फिर भी आसान है। खैर, मुझे अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह अगर मैं सोचूं कि ये मेरे पास एक ith पार्टिकल है, ये jth पार्टिकल है, ये बहुत सारे बल्कि jth पार्टिकल हो गए, ठीक है, मेरे पास ये एक ith पार्टिकल है। ये सारे j पार्टिकल्स जो i के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं उसके लिए ग्रेडियंट मैं i का लूंगा क्योंकि i के ऊपर फोर्स लग रही है ना भाई, तो माइनस साइन और ये वी आई जे। उसी तरह तमाम i's एक j के ऊपर भी तो लगा रहे होंगे ना फोर्स, तो उसके लिए मैं क्या लिखूं, माइनस करके जे वी आई जे। तो पीछे से जो मैं एक बात जानता हूं उसे क्यों ना इस्तेमाल करूं, ये चीज़ तो काफ़ी काम आएगी मुझे। चलो यार थोड़ा काम पे लगते हैं। ith पार्टिकल के लिए अगर वर्क कैलकुलेट करना होगा तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, राइट। jth पार्टिकल के लिए करना होगा तो भी काम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारी बुक एक बहुत शाना तरीका इस्तेमाल करने वाली है। जी बिल्कुल, मैंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शाना। बुक चाहती है कि एक नया ग्रेडियंट डिफाइन किया जाए जो कि इस ऑर्डर का हो, और आर आई जे तो मालूम है आपको, जब मैं आर आई माइनस आर जे करूंगा तो मेरे पास आर आई जे आएगा। अगर मैं आर आई के टर्म्स में चेन रूल इस्तेमाल करूं तो ये तो मेरे पास डी आई जे है, लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को देखूं और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर आई लूं तो मेरे पास ये सिर्फ 1 बन जाएगा। इसका मतलब डेल आई जे इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल आई। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर मैं ये जे के हिसाब से डेरिवेटिव लेता तो मेरे पास एक माइनस साइन लग जाता। इसका मतलब माइनस डेल जे इक्वल्स टू डेल आई जे। ये चीज अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूं और एक पूरा पूरा माइनस साइन अगर बाहर ले लूं, अरे अरे अरे, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक और माइनस साइन इसे डेल आई जे बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो माइनस भी लगेगा। मैं कहीं कहीं वेक्टर लगाऊंगा, कहीं कहीं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। यार अब एक बात नोट करो, हर एक चीज यहां मेरे पास कॉमन आ रही है सिवाय मेरे पास जो इन्फिनिटेसिमल वेक्टर्स के इंडिसेस हैं उन्हें छोड़ के। लेकिन इसका भी कोई मसला नहीं है क्योंकि देखो ये इससे कितनी मिलती जुलती चीज़ है, बस मैंने सिंबल एस इस्तेमाल किया है। लेकिन एक छोटा सा मसला है, यहाँ पर मैं हर एक पार्टिकल के लिए 2 टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब डबल काउंटिंग होगी। तो अगर मैं 1/2 पहले ले लूँ तो मैं वाकई इसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास W12 की एक फॉर्म है, एटलीस्ट एक पार्शियल फॉर्म तो है यार। यानी कि अब मैं वर्क के लिए ये लिख सकता हूं। और बुक बस आखिरी कुछ बातें कर रही है इस टर्म के ऊपर। ये टर्म अक्सर और बेश हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहने वाली, लेकिन अगर मैं रिजिड बॉडीज जैसे सिस्टम लूं जहां पर मेरे पास 2 बॉडीज का कम से कम लेंथ जो है वो सेम रहने वाली है, तो मेरे पास ये टर्म एक कांस्टेंट आने वाली है और इसको मैं आउट ऑफ माई एनालिसिस कहीं दूर फेंक सकता हूं, बिकॉज मेरे पास पोटेंशियल एक रिलेटिव किस्म की चीज होती है, आप अपना ग्राउंड उसमें डिसाइड कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टॉप। तो यार देखते हैं हम लोगों ने आज क्या किया। हम लोगों ने तमाम पार्टिकल्स जो हमारे पास अब नए आ गए थे उनको एक सेंटर ऑफ मास में लिया,
न्यूटोनियन एनालिसिस किया और कुछ ऐसी फॉर्म्स निकाली जो कि ऐसे एनालिसिस के अंदर हमें हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की।